Hello everybody. So welcome to your lecture number 23, and today's lecture will be based on rules of agreement, or what we also call them as subject and verb agreement, right? So जब हम agreement word पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है समझौता, है ना? आपस में समझौता होने का मतलब होता है अग्रीमेंट है, हमें इस बात को लेके सहमति है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की ऐसी प्लेसमेंट जिससे उनकी सहमति हो, है ना, उनकी सहमति हो कि ये बिल्कुल सही है, उनके रूल्स हम आज पढ़ेंगे और उन पे हम आज फोकस करेंगे। ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टेंसेस। उतनी ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट मिस दिस क्लास। इसको एंड तक देखो ताकि आपको ये रूल्स समझ में आए, एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड दीज वेरी यूजफुल स्पेशली इन योर एग्जामिनेशंस। इसका आपको बहुत बहुत यूज मिलेगा। सो डोंट skip the video, watch it till the end, it is worth your time, right? So let's start with the video. So the topic for today is we will learn what is subject verb agreement. We will learn its usage or its rules, and then some examples and a few questions that I have brought forward just so that आपकी revision हो जाए questions की साथ साथ में, right? And with this you also have your daily vocab, and you have to find out one word, whichever is your favorite out of the vocabulary, and make a sentence on it and comment it down in the comment box, right? So these are the topics for today, और हम इस lecture को भी start कर रहे हैं. Again I will say this is a very very important lecture, please do not miss it. जितने important आपके लिए tenses थे, या जितने important आपके लिए error spotting की क्लास रहेगी ना, उतनी ही important ये क्लास है। और इनफैक्ट अगर आप ये बेसिक की क्लासेस लगा लोगे तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे PQRS वाले सेंटेंसेस हो गए, देन आपके जंबल जो दूसरे तरीके से आते हैं जंबल सेंटेंसेस वो हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, एरर्स हो गए, इन सबको आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप कंसेप्चुअल क्लासेस को सीरियसली अटेंड कर रहे हो तो। बिकॉज कंसेप्चुअल क्लासेस आपका अच्छे से बेस बिल्ड कर देंगी जो आपको आगे काम में आएगा, राइट? और आगे काम में आने का मतलब है कि ये वाले क्वेश्चंस जो आपको मैं बता रही हूँ इनमें आपको हेल्प करेगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है पार्ट। सब्जेक्ट इज अ पार्ट इन अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? वर्ब क्या है? जो कि एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। तो इन दोनों के बीच की एग्रीमेंट हमें देखनी है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। In other words, the verb must agree with subject in number and person. जितने लोग हैं, जितने नंबर हैं, नंबर और पर्सन, दो चीजें हैं जिनकी आपस में क्या होनी चाहिए? अग्रीमेंट होनी चाहिए। मतलब कि इनकी आपस में सहमति होनी चाहिए। इस सहमति को ढूंढने के लिए ही हम ये रूल्स को आज पढ़ेंगे, राइट? तो किस किस में हमें रिलेशन बिठाना है? हमें नंबर एंड पर्सन दोनों में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है जो कि इनमें अग्रीमेंट ले आए। अभी हम इनको देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो, टू डॉग्स। तो ये टू डॉग्स क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। टू डॉग्स आर। अब वर्ब यहां पे आया आर। आर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगा। इसी से इनमें अग्रीमेंट बैठेगी, राइट? इसी तरीके से इनमें अग्रीमेंट आएगी सब्जेक्ट और वर्ब की। तो इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दूसरी तरफ देखो, वन डॉग। दूसरी तरफ है वन डॉग और उसके साथ वर्ब है इज। अब वन डॉग जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है? ये है सिंगुलर। एक है ये, तो ये सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है? इसी के रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। जब मैं रूल्स बताऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो अभी हम इनके रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। ये हमने आगे देखा है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट will have a singular verb.
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो हमारा वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे ही क्या है, सिंगुलर। इज अ गुड बॉय, ही आर नहीं, हमने ही इज बोला, तो इज क्या है, इज भी सिंगुलर है। और इसका उल्टा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो दे, अब दे क्या है, दे काफी सारे लोग हैं, कलेक्शन है, ग्रुप है, तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है प्लूरल, तो इसके जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, विच इज आर। इसका वर्ब है आर जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें आपस में सहमति बैठेगी। अब आगे एक्सेप्शन देखो, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। जो दिखने में प्लूरल लगेगा लेकिन मीनिंग में वो क्या है, मीनिंग में सिंगुलर ही है, तो उसका अगर मीनिंग सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। एग्जाम्पल देखो इसकी, जैसे द न्यूज इज ट्रू। न्यूज अब सुनने में आपको प्लूरल लग रही है लेकिन न्यूज क्या है, सिंगुलर एंटिटी है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, विच इज। ठीक है, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स के साथ एस लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे पीपल मिस्टेक इट फॉर बीइंग अ प्लूरल सब्जेक्ट, बट दैट इज रॉन्ग, इट इज सिंगुलर। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, इसीलिए इसके साथ इज लगा है क्योंकि ये मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है। ये एक एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सेप्शंस को याद रखना है हमेशा, बिकॉज यूजुअली एक्सेप्शंस पर ही क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। चलो अब आगे देखो, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, नाइदर, आइदर और नॉर, ये क्या करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, आप किसी भी ईयर का पेपर उठाओ, एवरी ईयर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन दिस लाइन इन योर एरर स्पॉटिंग, एवरी सिंगल ईयर। तो आप समझ ही सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, नाइदर हरी नॉर रवि हैज कम। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने नीदर और नॉर से जुड़े हुए हैं तो इनको हमने सिंगुलरली लिया है, इसलिए इनका वर्ब भी सिंगुलर होगा हमेशा। हम ये नहीं लिखेंगे नाइदर हरी नॉर रवि हैव कम, ये गलत हो जाएगा, और यही आपका एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन होगा। बिलीव मी, दिस विल बी योर क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग। तो हमें यहाँ पे हैज लेना है, हैव यहाँ पे नहीं आएगा, हैव यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि और, नॉर, आइदर, नाइदर और नॉर से जुड़े हुए शब्दों को हम सिंगुलर लेके चलेंगे। जैसे नाइदर द ग्रीन ड्रेस नॉर द पिंक ड्रेस इज अवेलेबल फॉर नाउ इन आवर शॉप। अगेन नीदर और नॉर से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको हम सिंगुलर लेके चलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, इनका फिर वर्ब क्या बनेगा, वो भी सिंगुलर बनेगा। अब आगे देखो, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैव ईच और एवरी बिफोर देम तो भी वो सिंगुलर रहेगा। अगेन इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बहुत सारे क्वेश्चंस, आप चाहे एफकैट ले लो चाहे आपका सीडीएस ले लो, इन पे तो इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट आई कैन नॉट टेल यू। तो ये स्लाइड तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब ईच और एवरी वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटीज, ये क्या है, सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर आएगा वर्ब यहाँ पे। ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन। एवरी वन लाइक्स टॉम एंड जेरी, अब देखो एवरी वन लाइक्स, लाइक्स क्या है, सिंगुलर। ठीक है, अब आगे देखो, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। अगर हम पूरी कलेक्शन को एज अ होल लेके चलेंगे तो उसके साथ भी जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देखो इसकी, द क्राउड चीयर्स। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर। अगर हम क्राउड क्राउड को प्लूरल लेते तो आता द क्राउड्स चीयर, द क्राउड्स चीयर, ये क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। लेकिन एक क्राउड सिंगुलर है, वो एक ग्रुप बन गया ना। एक क्राउड में मान लो 10,000 लोग हैं लेकिन वो 10,000 लोग एक क्राउड का हिस्सा हैं, इसलिए वो एक क्या है, सिंगुलर। ऐसे ही द आर्मी डिफेंड्स द नेशन, आर्मी अपने आप में एक सिंगुलर यूनिट है। आर्मी अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर यूनिट है, इट इज नॉट अ प्लूरल यूनिट। ओके, आगे देखो, द टाइटल ऑफ अ बुक
play, story, musical composition, and the name of a country, even though plural in form, will always take a singular verb. Another important statement, very important. Example, Sons and Lovers is an amazing novel, is an interesting novel. अब देखो यहाँ sons and lovers ये तो plural है ना? Sons और lovers plural form में है, लेकिन ये क्योंकि एक किताब का नाम है तो कलेक्टिवली ये क्या बन गया? सिंगुलर एंटिटी। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, हम इसको आर नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, when two subjects are joined by and the verb is plural। अब ये another important point, जब भी आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को हम and के साथ जोड़ेंगे तब वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल। जैसे कि my friend and his mother are in town। अब ये दो लोग हो गए ना, मेरा दोस्त और उसकी मम्मी दो लोग हो गए तो प्लूरल बन जाएगा, वो दोनों शहर में आए हुए हैं। नेक्स्ट, when singular nouns joined by and refer to the same person or thing, तब verb होगा आपका singular। ये इस ऊपर वाले रूल की एक्सेप्शन है। अगेन मैं आपको बोल रही हूं एक्सेप्शंस पे ध्यान दो, यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, अगर एंड से जुड़े हुए सेंटेंस में एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है तो वो सिंगुलर ही रहेगा। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन डिसमिस्ड। जो आदमी कोच है वही कैप्टन है, इसलिए वो एक ही आदमी रहेगा ना। अब मान लो मैं आपकी टीचर भी हूं और मैं मान लो प्रिंसिपल भी हूँ स्कूल की। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एज वेल एज मैं पढ़ाती भी हूँ तो टीचर भी हूँ। तो फिर क्या मैं एक ही इंसान हूं ना, मेरे दो हिस्से नहीं बन जाएंगे इससे, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट, when the percentage or a part of something is mentioned with plural meaning तो plural verb ही यूज होगा। जैसे 40 of every 100 children are malnourished, ये परसेंटेज की बात है, उसके कुछ हिस्से को हमने बाहर निकाल के बता दिया। यहाँ डिफाइंड है कि ये 40 लोग हैं, अब 40 लोग तो प्लूरल ही हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब को यूज करेगा। अब ये आपके लिए मैं 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पीछे पड़े हुए रूल्स को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आप यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गॉन टू फ्रांस। अब ये वन वाला क्या है रूल, आपने अभी अभी पढ़ा है ऊपर, ईच, एवरी, नॉर, नाइदर, है ना। वन ये सेम ही है, सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए? वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गॉन टू फ्रांस। हैज या हैव में से कौन सा आएगा? अब यहाँ पे सोचो, अब आप, मैंने अभी आपको रूल्स पढ़ाए हैं। वन ऑफ माई, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू फ्रांस। इसको हम प्लूरल ही, सिंगुलर ही लेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक दोस्त फ्रांस जा रहा है तो वो एक है ना, सिंगुलर रहेगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्रेजेंट। अब यहाँ वॉज या वर में से क्या आएगा? क्या आना चाहिए? देखो अभी मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, यहाँ आएगा वॉज। ये भी हम सिंगुलर लेके ही चलेंगे, हमने अभी पिछली स्लाइड्स में रूल पढ़े हैं। आगे, ईदर मेरी और एलिस डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब इज या आर में से क्या आएगा यहाँ पे? क्या आना चाहिए? द आंसर विल बी इज। ईदर मेरी और एलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये भी अब सिंगुलर ही लेके चलेंगे हम। आगे, माई पेरेंट्स डैश इन केरला, लिव या लिव्स, क्या आएगा? माई पेरेंट्स डैश इन केरला, लिव या लिव्स, क्या आना चाहिए यहाँ पे? What do you think should be the answer? क्या आना चाहिए? So the answer will be my parents live in Kerala। ये प्लूरल है ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। लिव्स सिंगुलर के साथ आता है,
माई फादर लिव्स इन केरला या माई मदर लिव्स इन केरला, बट माई पेरेंट्स इज प्लूरल, तो यहां साथ में आएगा लिव। आगे, द गर्ल डैश टू बी अ फेमस सिंगर, वॉन्ट या वॉन्ट्स, क्या आएगा? अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ब्लैंक में भर के देख लिया करो दोनों ऑप्शंस, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी आंसर पता लगेगा। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर ओवर हियर? क्या आना चाहिए? सिंस इट इज अ सिंगुलर एंटिटी तो यहां पे आएगा द गर्ल वॉन्ट्स टू बी अ फेमस सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवर डैश इनटू द सी, फ्लो या फ्लोज, क्या आना चाहिए? अब रिवर भी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ आएगा द रिवर फ्लोज इनटू द सी। ठीक है, तो आई होप अभी आपको रूल्स समझ में आ गए हैं, उनकी यूसेज आपको समझ में आई है, और ये कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपको दिख गया होगा। ठीक है, नाउ इट इज टाइम फॉर योर डेली vocabulary. So your first word is reprobate, which is a noun. It means an individual with low morals or principles. Next is evangelize. Evangelize is a verb which means to preach an ideology to those who have not yet been converted into it. Next is furor. Furor is a noun which means ये uproar होगा, uproar or enthusiastic anger. Next is zeal. Zeal is a noun which means fervor or tireless devotion, passion किसी चीज को लेके. Next, imprimatur. This is a noun which means any mark of official approval. जैसे हम कहते हैं ना स्टैम्प लग जाना, so something that is stamped. Next, confound. Confound is a verb which means to perplex or puzzle somebody, किसी को confuse कर देना. Next, boisterous. Boisterous is an adjective which means full of energy or exuberant. Somebody who is very lively. Next, dash. Dash is a noun which means a rushing or violent onset. Next is deceive. Deceive is also a verb which means to trick or mislead somebody. And finally, the last word is fawning. Fawning is an adjective which means seeking favor by way of flattery or servile. ठीक है, तो ये थी आपकी डेली वोकैबुलरी. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, एंड आई होप कि आपको सारे जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, अगर आपको नहीं भी समझ आए तो एक बार दोबारा देख लेना. इसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर 99 रुपीज देके अवेलेबल रहेगी, आप वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हो. एंड दिस वॉज वेरी, ये कॉन्सेप्ट और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसको आपको सीरियसली देखना होगा. एंड यू नो योर होमवर्क, वोकैब में से एक वर्ड पे मुझे सेंटेंस बना के आपने कमेंट करना है. थैंक यू सो मच. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एंड यू शुड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी से समझ आ सके. थैंक यू एवरीबडी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.